आज हम पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख जो 8 स्थानों से मिले थे और कौन उसके खोज करता थे, किस किस ने खोजा था और कहाँ कहाँ स्थान कहाँ कहाँ मिले थे, कौन से स्थान पे मिले थे, पूरी डिटेल से मैप से बताऊंगी मैं आपको और समझाऊंगी भी। आज हम पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख जो पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगी मैं। भारत में कहाँ कहाँ स्थान से मिले थे और कौन कौन इसके खोज करता थे, पूरी डिटेल वर्णन से, और किस किस में अशोक का नाम मिलता है, हमारे राजस्थान से भी कहाँ मिले थे, और बाबरू अभिलेख एक और है जो राजस्थान की अन्य जगह से भी मिला है, वो कहाँ से मिला है। ये मेरे पास सौरभ चौबे की बुक है प्राचीन इतिहास, यहाँ से सारे नोट्स बना रही हूँ। सौरभ कुमार चौबे आप देख सकते हो, अथॉरिटी बुक है और यहीं से सारे जो प्रश्न है ना एग्जाम में वहीं से आते हैं। ये अशोक के लघु शिलालेख हैं जो कहाँ कहाँ मिले थे, इसका भी नोट्स अभी देना है, मैं वापस बाद में दूंगी। आज तो सिर्फ इसको मैप से बस समझाऊंगी अगर लास्ट में टाइम मिला तो। लेकिन ये लघु शिलालेख हैं जो जहाँ अशोक का नाम मिलता है, उदयगोलन है, नेटूर है। जब हम अशोक के स्तंभ पढ़ते हैं ना, सॉरी स्तंभ नहीं, अभिलेख, अभिलेख पढ़ते हैं ना, तो हम 14 पढ़ते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कहीं 14 तो नहीं है, लेकिन ये 14 अभिलेख नहीं है। यहाँ 14 एक एक करके 14 जो लेख लिखे हुए हैं ना, वो अभिलेख कहते हैं हम उसको। तो 14 तो इस पर लेख लिखे हुए हैं, लेकिन ये 8 ही है। कितने हैं? पत्थर 8 हैं। 8 पत्थरों पे 14 प्रकार के लेख उत्कीर्ण करवाए गए, और वो जो 8 स्थानों पे लगवाए गए वो मैं अभी बता रही हूँ आपको मैप से। उसे कहते हैं अभिलेख, यानी कि 14 शिलालेख। अब कन्फ्यूजन रहता है कई बार कि ये अभिलेख क्या है। जिस तरह मैंने कल आपको एक स्तंभ का वीडियो दिया था, स्तंभ थे ना 6, जहाँ लिखा हुआ है 7 स्तंभ लेख, अशोक के 7 स्तंभ लेख बताए ना आपको, तो वो स्तंभ लेख तो 6 ही है, स्तंभ लेख 6 है, लेकिन स्तंभ तो 6 है, लेकिन स्तंभ लेख है ना वो 7 है। तो दिल्ली टोपरा है ना, उस पर 7 इस तरह ऐसे उसे लिखे हुए हैं। 7 स्तंभों पे इस तरह 7 लेख लिखे हुए हैं। सिर्फ दिल्ली टोपरा एक है, उस पर 7 हैं, लेकिन बाकी जो 5 जगह से हमें मिले थे, लौरिया राज, रामपुरा है, प्रयाग प्रशस्ति है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, वो जो पढ़ाई था कल, मैंने वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना। बाकी दिल्ली जो है ना टोपरा स्तंभ लेख, उस पर सभी लेख है, लेकिन दिल्ली बाकी के सब पे 6 लेख है, तो इसलिए हम उसको सप्त स्तंभ लेख कहते हैं। जहाँ 6 स्थानों से मिले थे, हमें कहाँ कहाँ मिले थे वो मैप से मैंने पढ़ाया कल, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना। इस तरह कन्फ्यूजन मत होना। तो 16 इसमें, 14 इसमें बातें लिखी हुई हैं, यानी 14 लेख उत्कीर्ण किए हुए हैं। अभिलेख सिर्फ 8 हैं जो 8 स्थानों से मिले हैं, वो मैप से पढ़ेंगे हम अभी। इसमें है ना अभिलेखों के जो प्रकार है वगैरह क्या क्या था, जो अशोक के मैं बता रही हूँ, मौर्यकालीन बता रही हूँ सब। और ये यूजीसी नेट, आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो तो 100% मेरी वीडियो देखना, पर्सन आपको यहीं से मिलेगा, क्योंकि मैं पूरा डीपली यूपीएससी लेवल, पीसीएससी लेवल से पढ़ा रही हूँ। और वो भी सौरभ चौबे की बुक है, और ये बीए फर्स्ट ईयर की बुक है, यहाँ की अथॉरिटी बुक मैंने लाई हुई है सभी। यहाँ बीए फर्स्ट ईयर की बुक से पूरा का पूरा आप देखोगे ना, जैसे कि मैंने नवपाषाण काल पढ़ाया था ना, पूरा डिटेल से पढ़ाया था, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ये बीए फर्स्ट ईयर की बुक है ना। तो यहाँ आप देखोगे तो जैन धर्म में अलग दिया हुआ है, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का अलग दिया हुआ है, ये आप देखोगे स्पष्ट से। चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य प्रशासन है। यहाँ जब देखोगे तो अशोक और उसका धर्म प्रचार, मौर्य काला, स्थापत्य काला, अशोक के शासनकाल की पूरी डिटेल से यहाँ मिलेगा आपको, ये पेज नंबर है। उसके बाद ये मौर्य उत्तर काल, यानी कि पूरी डिटेल से अगर आपको पढ़ना हो तो बीए फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ना, फिर एमए फर्स्ट ईयर की पढ़ना, उसमें से डिटेल से मिलेगा आपको। ये है ना अशोक के अभिलेख हैं, जो दीर्घ अभिलेख, शिलालेख कह दो, चाहे अभिलेख कह दो, और लघु शिलालेख। और स्तंभ लेख थे तो वो दीर्घ थे और लघु स्तंभ थे। तो मैंने आपको दीर्घ तो पढ़ा लिए, लघु पढ़वाने अभी, लघु शिलालेख भी अभी पढ़वाने बाकी रह गए। गुहा लेख मैंने आपको पढ़ा दिया था, अशोक और दशरथ की, जो अशोक की थी ना वो बाराबर की पहाड़ियों पे थी, और दशरथ की गुफाएं थी वो नागार्जुन की पहाड़ियों पे थी, और रामगढ़ की पहाड़ियों पे कौन कौन सी गुफाएं थी। सर्वप्रथम पहले अशोक ने ही गुफा लेख बनाया था, जो लोमस ऋषि की गुफाएं वगैरह, मैंने सारा वीडियो मैप से दिया हुआ, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना गुहा लेख का। और दशरथ, यानी जो बाराबर की पहाड़ों पे अशोक की गुफाएं थी, लेकिन एक पहाड़ी जो दशरथ ने निर्मित की थी बाराबर की पहाड़ी पर, वो भी डिटेल है। और देवनागरी कहाँ नाम मिलता है, उसकी स्टोरी वगैरह सब है उसके अंदर, डिटेल से मैंने बनाया। और हाथी को स्तूप के सामने कहाँ झुकते हुए दिखाया गया, वो भी बताया है उसमें वीडियो में, अगर आप नहीं देखा हो तो देख लेना। अभिलेखों को खोजा किसने था 1750 में, ये मैंने पढ़ाया हुआ है शायद नेक्स्ट में, लेकिन एक बार फिर से आपको रिवाइज हो जाए। टी फैनथैलर ने दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा था, सर्वप्रथम दिल्ली मेरठ को खोजा था, लेकिन जेम्स ब्रिसम ने 1837 में, वो जो एशियाटिक सोसाइटी के सचिव थे और टकसाल भी अधिकारी भी थे, इन्होंने इसको पढ़ा था। पढ़ा किसको था? दिल्ली टोपरा को, लेकिन खोजा किसको था? दिल्ली मेरठ को। 1750 को दिल्ली मेरठ को खोजा था, और दिल्ली टोपरा को उन्होंने 1837 में पढ़ा था। इसलिए कन्फ्यूजन मत होना, पढ़ा किसको था, खोजा किसको था। जेम्स ब्रिसम ने पढ़ा था, खोजा इन्होंने था, है ना। इसमें राजा जो अशोक है ना, उसको परिदेशी नाम लिखा है,
इसमें अप्रियदर्शी नाम लिखा मिलता है, लेकिन लंका के राजा तिस्क का था। इसमें किसने कहा था? इन्होंने कहा था जब जेम्स प्रिंस ने इसको पढ़ा था, लेकिन इसका नाम संबंध अशोक से टर्नर ने जोड़ा। टर्नर ने जोड़ा जब उस कहीं और अशोक के अभिलेख मिले तब उसने जोड़ा था। अभिलेखों का लेखक कौन था? चापण था। अभिलेखों की भाषा कैसी थी? ब्राह्मी, यूनानी और खरोष्टी अरबी, 4 भाषा थी। लिपि कहते हैं उसको। अशोक के इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया। किसने लिखा था? डी.आर. भंडारकर ने लिखा था। और दीर्घ शिलालेख है ना 14 है जो 8 स्थानों से मिले। मैंने बता दिया दीर्घ शिलालेखों में 14 बातें लिखी हुई हैं। स्तंभ लेख अभिलेख सिर्फ 8 हैं जो 8 स्थानों पर लगाए गए हैं। मैं आपको डिटेल से बताऊंगी अभी मैप से। एक ही पत्थर पर 14 बातें आदेश जिनको 8 स्थानों पर लगाया गया, अलग अलग 8 पत्थरों को 8 स्थानों पर लगाया गया, उसे दीर्घ शिलालेख कहते हैं। अभी 14 बातें है ना वो भी बताऊंगी जो शिलालेखों में। प्रथम शिलालेख में क्या इनकी 14 बातें क्या क्या लिखी हुई, 1 से लगा के 14 तक क्रम में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। हर एक अभिलेख भी लिखा हुआ है। इस पर भी 14 बातें, इस पर भी 14 बातें, इस पर भी 14 बातें, इसलिए उसके 14 शिलालेख कहते हैं हम। जिस तरह से सप्त स्तंभ कहते हैं ना जिसमें 7 बातें लिखी हुई हैं हर एक अभिलेख में। तो पहले पत्थरों पे लिखा जाता था। तो ये शाहबाज गढ़ी है ना, ये पेशावर में खोजकर्ता कौन थे? जनरल कोर थे। 1836 में खोजा था। इसकी लिपि खरोष्टी थी। और मानसेरा जो हजारा जिले में है, गनीगम महोदय ने खोजा था 1899 में। इसकी लिपि भी खरोष्टी थी। ये 2 खरोष्टी लिपि में, और ये अलग है जो अफगानिस्तान में था, इसको बाद में पढ़ेंगे। फिर एक गिरनार गुजरात में था और इसके कर्नल टॉड ने खोजा था। इसकी लिपि है ना वो ब्राह्मी थी। इसकी ब्राह्मी लिपि यानी भारत में जितनी भी होगी ब्राह्मी होगी, बाहर होगी जो खरोष्टी होगी। क्यों? यूनानियों का यहाँ प्रभाव था। जब हमने नवपाषाण काल पढ़ा था और चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ भी अभिलेख वगैरह बताए थे मैंने आपको, तब आपको बताया था। साहित्य पढ़ा था, वो जैन धर्म और बौद्ध साहित्य सब पढ़े थे ना पुरातात्विक स्रोत में, तब बताया था आपको। सोपारा महाराष्ट्र ठाणे जिले में है। इसको अणुघोष ने खोजा था। इसकी भी लिपि ब्राह्मी है। उसके बाद हम देखेंगे तो एराईगुड़ी। एराईगुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले में। कहाँ है? कुर्नूल जिले में। इसके खोजकर्ता भी अणुघोष थे। और सोपारा के भी खोजकर्ता कौन थे? अणुघोष ही थे। और धौली जो पुरी में है, इसके खोजकर्ता किट्टो थे। इन्होंने किट्टो को खोजा था। ये सब अभिलेख है। धौली और जोगन है ना, यहाँ अलग अलग पत्थरों पे 2 और अभिलेख मिलेंगे। उसको नेक्स्ट में बताऊंगी मैं आपको। पूरा वीडियो अगर हो सके तो अभी बता दूंगी, लेकिन नेक्स्ट में पूरा का पूरा डिटेल से बताऊंगी जिस पर क्या लिखा हुआ था। जो अलग अलग पत्थरों पे आदेश लिखे हुए थे धौली और जोगन के। और ये भी थे। जोगन कहाँ है? ये दोनों उड़ीसा में, ये आंध्र प्रदेश में, ये महाराष्ट्र में। और ये मैंने बता दिया गुजरात में गिरनार है। इस तरह आपको राज्य भी याद रखना, अगर मैप याद नहीं, इसलिए मैंने मैप इसको बनाया है। ये दोनों ही उड़ीसा में है। धौली जो पूरी जिला उड़ीसा में, जोगन जो गंजाम जिला ये भी उड़ीसा में। और इसको इलियट महोदय ने, वॉल्टर इलियट ने खोजा था। उसके बाद हम देखेंगे ये कालसी है। कहाँ है? उत्तराखंड में, जहाँ देहरादून जिला है। फॉरेस्ट ने खोजा था। लिपि कैसी थी? इसकी भी ब्राह्मी लिपि थी। शेर-ए-कुना कांधार में, जी अफगानिस्तान में शेर-ए-कुना। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यही पूछा जाता है। ये अलग से हैं क्योंकि यहाँ एकमात्र द्विभाषी यानी अरेमाइक ग्रीक और यूनानी एक ही है। आप कन्फ्यूजन मत होना। जहाँ ग्रीक आ जाए तो यूनानी नहीं करना, यूनानी आ जाए तो ग्रीक नहीं करना, दोनों एक ही है। या चाहे अरेमाइक यूनानी कहो, अरेमाइक ग्रीक कहो, ये एक द्विभाषा लिपि, 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है। शेर-ए-कुना जो कांधार में है, वर्तमान में काबुल के संग्रहालय में ये सुरक्षित है, जो अशोक के अभिलेख हैं। तो 14 लेख है जो प्रत्येक अभिलेख पे लिखे हुए। मैंने बता दिया आपको कि पशु हत्या निषेध थी। राजकीय पाकशाला में जो रोज दैनिक जो हमेशा 2 हिरन और 1 मोर काटे जाते थे उसको बंद करना था। तो गिरनार संस्करण कहलाता है ये। और दूसरा अभिलेख, पहला में पशु हत्या निषेध, दूसरे में क्या है? पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा का उन्होंने प्रबंध किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक पहला ही राजा था जिसने पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा का प्रयोग यानी कि प्रबंध किया था। किसके लिए किया था? चोल पांड्यों यानी दक्षिणी भारत के लिए, श्रीलंका के लिए, एंटीओक्स राजा था उसके लिए। तो ये सब किया था प्रबंध। इसका वर्णन है दूसरे में। शॉर्ट में याद रखना पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा का। लेकिन ये पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा का दूसरी बार जब मध्यकाल में किसने प्रयोग किया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक और जहांगीर ने भी जनहित कार्य किए थे, यानी कि चिकित्सालय खुलवाए थे जनता के लिए, प्रजा के लिए। तो ये भी याद रखना। उसके बाद तीसरा लेख है ना युक्त, राजू और प्रादेशिक का उल्लेख मिलता है, जिसके अंदर 3 जो होते थे महामात्र जो राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में 5 वर्ष राज्याभिषेक का दौरा जनता के बारे में सिखाए। 5 वर्ष के बाद एक बार राज्य का दौरा करें। और 3 नियुक्त अधिकारी नियुक्त किए थे, जिसमें सबसे बड़ा प्रादेशिक था, उसके छोटा राजयुक्त था, तीसरा था युक्त। इसको कन्फ्यूजन ना होना, तीनों को याद रखना। तीसरा में 3 है तो 3 ही अधिकारी है, बस ऐसे याद रखना, ट्रिक बना लें। इसमें चौथा अभिलेख है भैरी घोष के स्थान पर धम घोष की स्थापना की थी। किसने की थी? अशोक ने। 5वां लेख था मैंने राज्याभिषेक के 13 वर्ष बाद धर्म महामात्रों की नियुक्ति। पहले धम घोष था चौथे में, और यहाँ धम महामात्रों की नियुक्ति करेगा। जो कहाँ कहाँ करेगा ये पूरी डिटेल से इतना देखने की जरूरत नहीं है। छठा लेके रिपोर्टर, जो भी रिपोर्टर यानी कि सूचना देते हैं उनसे कहा गया कि जहाँ भी रहूँ मैं चाहे सो रहा हूँ, सैन्य कक्ष में, चाहे खाना खा रहा हूँ, चाहे अस्तबल में हूँ, कहीं भी हूँ, मुझे आके सूचना दे कि जनता कैसी है या जनता के लिए कोई
कार्य हो तो मुझे सूचना करें, यानी प्रजा ऋण से मैं मुक्त हो जाऊँ जैसे। और 7वां जो लेख था, इस सब जगह पर संप्रदाय मनुष्य निवास करे क्योंकि स्वयं आत्मशुद्धि चाहते हैं, यानी 7वां लेख है। संप्रदायों के लिए मनुष्य निवास करे क्योंकि स्वयं आत्मशुद्धि के लिए, ये 7वां था। 8वां था धम्म यात्राओं का उल्लेख किया अशोक ने कि उसने कितनी धम्म यात्राएं की थी। तो उसने जो शुरू की थी 256 रातें थी ना, वो धर्म यात्राओं में गुजारी थी। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में उसने धर्म यात्रा को शुरू किया था। सर्वप्रथम बौद्ध गया था, ये इतना याद रखना। उसके बाद 1882 में भगवान लाल ने सोपारा में MP में दूसरा जो प्राप्त किया, ऐसा कैसा एक दूसरा अभिलेख और भी प्राप्त किया जो किसने, भगवान लाल ने किया है सोपारा से। ये जो लिखे हुए ना, इसका पार्ट 2 है। ये 9वां शिलालेख है जहाँ धम्म मंगल की स्थापना की गई थी। सभी मंगल सार ने आलोचना करके धम्म मंगल की जो श्रेष्ठ बताया। इन्होंने कहा जो घर में मंगल कार्य जो भी होते हैं वो सब की आलोचना करता है, सिर्फ धम्म मंगल है वो भी सबसे श्रेष्ठ है। धम्म मंगल को श्रेष्ठ बताया था। 10वां है धम्म की श्रेष्ठता पर बल दिया, कीर्ति या निंदा धम्म नीति से श्रेष्ठ है, यानी कि जो भी यश है, जो भी कीर्ति आपने प्राप्त की, उन सब की आलोचना करता है। वो कहता है सिर्फ धम्म नीति ही श्रेष्ठ है। 9वां में कहता है धम्म मंगल श्रेष्ठ है, यहाँ कहता है धम्म नीति श्रेष्ठ है। किसने कहा है? सब अशोक ने कहा था अपने अपने शिलालेखों में। और 11 शिलालेख धम्मदान को श्रेष्ठ बताया, उन्होंने धम्मदान को श्रेष्ठ बताया। धर्म नीति उन्होंने कहा धर्म श्रेष्ठता, धर्म मंगल, धर्म नीति, धर्मदान। इस तरह 9, 10, 11 इसको अच्छी तरह याद कर सकती हो। फिर 12वां शिलालेख, ये फर्स्ट ग्रेड जीके में आया था अभी 2022 में। धार्मिक सहिष्णुता का कौन सा शिलालेख है? तो 12वां है। सभी धर्मों को सारवर्दी हो जाने से संप्रदायों का सम्मान करना चाहिए, ये कहा है उन्होंने। और धर्म महामात्र के स्थान पर स्त्राद महामात्र वज्रभूमि महामात्र नामक 2 अधिकारी, जो धम्म महामात्र थे ना, उसके साथ 2 अधिकारियों को नियुक्त करता है, उसका भी वर्णन उसके 12वें शिलालेख में है। 13वां शिलालेख है ना, ये राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग विजय का वर्णन है। इसके अंदर विदेशी राजाओं एंटियोक्स, तालंगी, टोलेमी वगैरह सबका भी इसका उल्लेख किया, अलेक्जेंडर वगैरह का। दक्षिण में चोल, पांडे एवं श्रीलंका। श्रीलंका को क्या कहा इसने? ताम्रपणी। और दक्षिण में चोल, श्रीलंका, ताम्रपणी को धम्म विजय, यानी कि 8वीं जाति का भी उल्लेख उसने 13वें शिलालेख में किया था, जो जंगल में रहने वाली थी, उसका उल्लेख किया था धर्म विजय के लिए। लास्ट ये 14 शिलालेख है, या लेख लिखा हुआ जो है, लोग धम्म के सिद्धांतों की पालना कर सके। और धौली और जोगन में 11, 12, 13 नंबर के शिलालेखों के स्थान पर 2 पृथक कलिंग अभिलेख मिले हैं। कलिंग अभिलेख अलग मिले हैं धौली और जोगन में, वो कल मैप से भी बताऊंगी मैं। तोसली है ना, धौली का प्रशासनिक केंद्र था तोसली, और जोगन का प्रशासनिक जो केंद्र समाग है, समाग, ये जोगन का प्रशासनिक केंद्र था। और उन अधिकारियों को संबोधित करने के लिए उसने एक कलिंग अभिलेख जो वहाँ स्थापित करवाया था अशोक ने। प्रथम कलिंग अभिलेख जो ये कलिंग का लिखे ना, 2 पृथक पत्थरों पर अलग लिखवाए थे। तो सभी मनुष्य मेरी संतान है, तो ये पृथक है, ये 14 अभिलेखों में से नहीं है, इस तो कन्फ्यूजन मत होना। इस अभिलेख की घोषणा 30 नक्षत्र के 8वें दिन की गई थी। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि ये तो लघु शिलालेख है, कहाँ कहाँ मिले थे वो देखेंगे। और जो अभिलेख है ना, जो गिरनार अभिलेख है, उसके अंदर किसका वर्णन है, सोपारा में किसका वर्णन है, कालसी अभिलेख क्या है, और जो शाहबाज गढ़ी और मानसेरा है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण तथ्य जो पीछे रह गए वो सब बताऊंगी मैं आपको। और ये लघु शिलालेख भी बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और कुछ भाग जो रह गया शायद मैप से होगा, जो PDF होगा वो भी मैं दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मेरे चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो ऐसे अथॉरिटी चैनल और नोट्स के साथ, और मेहर टीचिंग चैनल। एक पत्थर उकेरता, कहीं तो पत्थर उकेरे गए, कहीं पर पत्थर थे, एक शिलालेख खंड था ना, वहाँ पे ही लिखा गया। तो ऐसे भी 14 जो लेख लिखे थे ना, उसको हम शिलालेख कहते हैं। पत्थर सिर्फ 8 थे, 8 जगहों पे ही प्राप्त हुए हमें। ये धौली में है, यहाँ देखो ये लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है भारत सरकार का, और बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, यहाँ लिखा हुआ है। और ये जोगन है, जो उड़ीसा में धौली और जोगन 2 है ना, या इसको सुरक्षित किया हुआ है भारत सरकार द्वारा। ये गुजरात का एक पत्थर है, उस पर उकेरा गया है, गुजरात से है, गिरनार में, गिरनार की पहाड़ी से इसको लाके संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का भी वर्णन है, रुद्रादमन का भी है, और अशोक का भी है। अशोक के समय तुषारपता शासक गवर्नर, उसने जो सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था ना, उसका वर्णन भी यहाँ मिलेगा। कितनी बार उस झील का निर्माण हुआ? 3 बार चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी हुआ था। ये कालसी उड़ीसा में है, पत्थर लेक है, स्तंभ लेक, सॉरी शिलालेख है कालसी उड़ीसा में। सॉरी कालसी है ना, वो उत्तराखंड में देहरादून के जिले में है। इसको स्पष्ट से देख सकते हो, ये कालसी का जो शिलालेख है उस पर लेख लिखा हुआ है। तो ये भी अशोक के हैं, आप देख सकते हो पूरा डिटेल से। और ये है ना, ये धौली जो जोगन दोनों है ना, उड़ीसा में कलिंग अभिलेख अलग था, जो हाथी की मुद्रा में, हाथी की मुद्रा तो सामने उकेरी गई, पीछे इसके लेख लिखे गए। वो धौली और जोगन के जो प्रशासनिक अधिकारी थे
धौली और जोगन के जो प्रशासनिक अधिकारी थे ना, उसको आदेश और निर्देश देने के लिए यहाँ लिखे हुए थे। और ये लेख लिखा हुआ इस पत्थर पे। और इस तो उनके पर्सनल जो अधिकारी थे उनको दिया गया था। वो 14 शिलालेखों में शामिल नहीं था। जो कलिंग अभिलेख है वो अलग से है। और ये भी गुजरात का है, देख सकते हो कि गुजरात में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है ना, ब्राह्मी लिपि है, भाषा संस्कृत है। और ये आज मैंने जो बनाया विजय स्तंभ का जो शॉर्ट वीडियो, उसके अंदर आप देखना विजय स्तंभ अलग है, जो 9 मंजिला इमारत है। महाराणा कुंभा ने जब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, तब बनाया था। लेकिन कीर्ति स्तंभ है ना, वो अलग है, वो उसकी 7 मंजिला इमारत है, जीजा ने बनाया था। तो इसको अलग अलग देखना। अब नेक्स्ट में आपको कीर्ति स्तंभ का शॉर्ट वीडियो मिलेगा। और ये विजय स्तंभ है। ये गुजरात का अभिलेख किसको कितना सुरक्षित रखा गया है उस पर सारे लिखे हुए हैं ना, इसलिए।